हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दिनांक 18 जून 2020 के करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया है। किसने जारी किया? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने, और जो सूचकांक है उसका नाम क्या है? विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक। इसमें देखते हैं क्या है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत 43rd पोजीशन पर है। और इसकी खास बात किया जाए तो 2019 में भारत 43वें स्थान पर था। सन 2019 में भारत किस पोजीशन पर था? 43वें स्थान पर था। 2017 में भारत 45वें रैंक तक फिसल गया था, मतलब रैंकिंग डाउन हो गई थी। और 2018 में 44वें स्थान पर पहुंच गया, थोड़ा सुधार हुआ। भारत की निरंतर निम्न रैंकिंग मुख्य रूप से खराब बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त शिक्षा निवेश के कारण है। जो ये रैंकिंग में खराबी आ रही, जो कमी आ रही है, वो बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त शिक्षा में जो निवेश है उसकी वजह से हो रहा है। अब रैंकिंग के अनुसार भारत ने दीर्घकालिक रोजगार वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार, समग्र उत्पादकता और शिक्षा में सुधार किया है। इन सब में सुधार होने की वजह से उसका जो रैंकिंग है वो थोड़ा बेहतर हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की और इसमें अन्य देशों की बात की जाए तो अन्य देश का क्या हाल है इसके बारे में समझते हैं। इस रैंकिंग में सिंगापुर ने शीर्ष स्थान हासिल किया, सबसे बेहतर है सिंगापुर। डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। उसके बाद स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और हांगकांग का स्थान है। ये कंट्रीज हैं जिनका कि जो टॉप पोजीशन पर हैं। यह रैंकिंग सिंगापुर और स्विट्जरलैंड में स्थित बिजनेस स्कूल द्वारा बनाई गई है। जो ये रैंकिंग बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड के बिजनेस स्कूल द्वारा बनाई गई है। चीन 14वीं से फिसलकर 20वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले 14 नंबर पर था, लेकिन अब किस नंबर पर वो पहुंच गया है? अब वो 20वें नंबर पर पहुंच गया है। जबकि अमेरिका 10वें स्थान पर है। अमेरिका का 10th पोजीशन है। ब्रिक्स देशों में चीन सबसे ऊपर है। उसके बाद भारत, रूस, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका का स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय ने मानसिक बीमारी के लिए स्वास्थ्य बीमा पर नोटिस जारी किया है। किसने जारी किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने। इसमें क्या है ये समझते हैं। 16 जून 2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDA और केंद्र सरकार को मानसिक बीमारी के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए नोटिस जारी किया है। जो मानसिक बीमारी है उसके लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाए, इसके लिए नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब मुख्य बिंदु क्या है? 2018 में IRDA ने एक सर्कुलर जारी कर सभी बीमा कंपनियों को मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का पालन करने के लिए कहा था। 2018 में ही IRDA ने कहा था। इस अधिनियम के अनुसार मानसिक बीमारी स्वास्थ्य बीमा के तहत शामिल है। साथ ही बीमा कंपनियों को अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के तहत मानसिक बीमारी को शामिल करना अनिवार्य है। मतलब जो मानसिक बीमारी है उसको शामिल करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है? अधिनियम ने सभी बीमा कंपनियों के लिए अपने कानून प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य कर दिया था। इसे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की धारा 21 के तहत शामिल किया गया था। हालांकि यह अभी भी व्यापक रूप से लागू नहीं किया गया है। मतलब कंपनियों को IRDA ने तो कहा था कि लागू किया जाए, लेकिन सभी कंपनियों ने इसे लागू नहीं किया था। उसे परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि सबको लागू किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो भारत और नेपाल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये कैसा समझौता है ये इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। 15 जून 2020 को भारत और नेपाल ने पशुपतिनाथ मंदिर परिषद के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगर पूछा जाए किसके लिए किया है तो पशुपतिनाथ
मंदिर के लिए हस्ताक्षर किया। कब किया? 15 जून को किया है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है डिटेल में। मुख्य बिंदु, नेपाल के संघीय मामलों के मंत्रालय और भारतीय दूतावास के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत भारत 2.33 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। मतलब भारत 2.33 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता देगा नेपाल को, जिसके लिए कि ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट किया जा सके, ये जो समझौता है वो पूरा किया जा सके। यह परियोजना काठमांडू महानगर द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और भारत मंदिर परिसर में स्वच्छता सुविधा निर्माण में सहायता करेगा। जो स्वच्छता और जो सुविधा है उसके निर्माण में सहायता करेगा, उसके लिए धनराशि का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया सुरक्षा वेतन खाता। किसने लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया है। अब इसके बारे में जानकारी देते हैं। भारत के अग्रणी भुगतान बैंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, इसका शॉर्ट फॉर्म एमएसएमई बार बार यूज होता है, के लिए एक वेतन खाता शुरू किया है। सुरक्षा वेतन खाते के रूप में नामित यह एमएसएमई और अन्य संगठनों को कैशलेस भुगतान करने में सक्षम करेगा। मतलब कैशलेस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। पेमेंट बैंक की थोड़ी खासियत समझ लेते हैं। यह बैंकिंग का एक नया मॉडल है। यह बैंक से अलग होता है, मतलब बैंक जैसा नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या क्या अंतर होता है इसमें समझिए। पेमेंट बैंक में पैसे जमा किए जा सकते हैं, कुछ लिमिटेड इसमें जो कार्य हैं आप कर सकते हैं, जो है वो हम जानकारी दे रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग भी इसमें उपलब्ध होती है, इंटरनेट बैंकिंग का भी यूज कर सकते हैं। परंतु पेमेंट बैंक ऋण नहीं दे सकते, आप उनसे लोन नहीं ले सकते हैं। पेमेंट बैंक किसी ग्राहक से अधिकतम 1 लाख रुपए तक की राशि जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम राशि कितना जमा कर सकते हैं आप? 1 लाख, जो पेमेंट्स बैंक है उसमें। और ये पेमेंट बैंक आपको एटीएम भी इशू करेंगे, डेबिट कार्ड भी जारी कर सकते हैं, परंतु क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेंगे, ये क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब एयरटेल पेमेंट बैंक की क्या खासियत है इसमें समझते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक 11 अप्रैल 2016 को आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया था। जब अगर पूछा जाए एयरटेल पेमेंट बैंक को लाइसेंस कब मिला, तो 11 अप्रैल 2016 को मिला। यह भारतीय एयरटेल लिमिटेड तथा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के बीच एक साझा उद्यम है। इसके 19.9% हिस्सेदारी कोटक महिंद्रा बैंक के पास है। मतलब जो एयरटेल पेमेंट बैंक है इसकी 19.9% हिस्सेदारी किसके पास है? कोटक महिंद्रा के पास है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर एयरटेल पेमेंट बैंक के मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो 16 जून को मनाया गया विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। नाम से ही लग रहा है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। जो मरुस्थल बन रहे हैं, जो लगातार उपजाऊ जमीन धीरे धीरे मरुस्थल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, उसके लिए है, रोकथाम के लिए ये दिवस मनाया जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। प्रतिवर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मरुस्थलीकरण से प्राय शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में भूमि के निम्नीकरण से है। जो भूमि है जो सूखा होता जा रहा है, जो लगातार मरुस्थल में परिवर्तित हो जा रहा है, जिसे आप बंजर कहते हैं या वैसे सामान्य भाषा में ऊसर भी कहा जाता है, जिसमें कि जहाँ पर उपजाऊ जो फसल की उपज है वो लगभग ना के बराबर हो जाती है, वहाँ फसलों को उगाया नहीं जा सकता है, तो वही है मरुस्थल। तो कब मनाया जाता है? 17 जून को। मुख्य बिंदु की बात किया जाए तो विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस की घोषणा 30 जनवरी सन 1995 को की गई थी। 1995 को की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में मरुस्थलीकरण और सूखे के बारे में जागरूकता फैलाना है कि किस वजह से मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रतिवर्ष 24 अरब टन उपजाऊ भूमि शुष्क हो रही है। बहुत ज़्यादा मात्रा में ये भूमि है जो सूखी होती जा रही है। शुष्क क्षेत्र निम्नीकरण के कारण विकासशील देशों के राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में 8% की कमी आ रही है। ये धीरे धीरे कमी हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो कोविड-19 भारत की 5वीं मंदी। भारत में अब तक जितनी भी मंदी आई हैं,
इसमें 5वां नंबर है क्या, कोविड-19। इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, ये पढ़ते हैं, समझते हैं। 1947 में आज़ादी के बाद से भारत ने 4 मंदी का सामना किया है। 1947 के बाद कितनी मंदी, 4 मंदी है। इसमें कब कब आई है ये समझते हैं। आरबीआई के अनुसार 1958 में, 1966, 1973, 1980, ये 4 मंदी हैं। और ये कौन सी है, कोविड-19 2020 5वीं आर्थिक मंदी है। अब मुख्य मंदी की बात किया जाए तो मंदी को देश की आर्थिक गतिविधियों के साथ बिक्री, आय, रोजगार में गिरावट के रूप में परिभाषित किया गया है। जब मंदी आती है तो जो देश की आर्थिक गतिविधि है उसके साथ बिक्री में कमी हो जाती है, आय में कमी हो जाती है, रोजगार में भी कमी हो जाती है। इसी सब जब ये सभी एक साथ हो जाते हैं तभी क्या कहा जाता है कि आर्थिक मंदी है। भारत ने अब तक 4 ऐसी नकारात्मक जीडीपी वृद्धि देखी है। कब कब, 1958 में जीडीपी वृद्धि 1.2% थी, 1.2%, जो कि बहुत ही कम है। 1966 में -3.6 निगेटिव चली गई, तो इससे आप समझ सकते हैं ये और भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। 1973 में -0.32%, ये भी निगेटिव। 1980 में जीडीपी 5.2% थी, पॉजिटिव थी, बट उस समय की तुलना में कमी थी। अब हर एक के बारे में हमने डिटेल में लिया है, कब कब क्या क्या समस्या आई जिसकी वजह से आर्थिक मंदी आई। तो 1958 के पहले देखते हैं। भुगतान संतुलन संकट जो उत्पन्न हुआ, जो आर्थिक मंदी है वो किसकी वजह से, भुगतान संतुलन संकट की वजह से। तो आइए इसमें डिटेल में देखते हैं। 1957 में भारत को जो मंदी का सामना करना पड़ा वह संतुलन की समस्या के कारण थी, संतुलन नहीं बना पाए। यह मुख्य रूप से कमज़ोर मानसून के कारण था, जिसने कृषि उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया था। भारत ने तब 60 लाख टन अनाज का आयात किया था। अब समझिए कि जो कृषि उत्पादन है वो बहुत ही बुरा हुआ था, जिसकी वजह से भारत को 60 लाख टन अनाज का आयात करना पड़ा। जब इतना ज़्यादा मात्रा में अनाज का आयात करना पड़ेगा तो बहुत अधिक मात्रा में जो भारतीय मुद्रा है वो बाहर की ओर जाएगी, जिसकी वजह से ये भुगतान संतुलन उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से आर्थिक मंदी आई थी। अब 1966 की बात किया जाए, भारत ने 1962 में चाइना के साथ और 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़े थे। युद्धों ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह, बेशक युद्ध जब होगा तो अर्थव्यवस्था तो खराब होती है, और अंततः सूखे का कारण बना और बाद में सूखा भी पड़ गया। 1966 में सूखे के कारण खाद्य उत्पादन 20% तक गिर गया, बहुत ज़्यादा कमी आई, जिसकी वजह से ये आर्थिक मंदी आई थी। अब 1973 की बात किया जाए तो ऊर्जा संकट था। इसमें देखते हैं क्या है। 1973 में दुनिया को अपने पहले ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा। जो पहला ऊर्जा संकट है उसका सामना करना पड़ा था। इसमें क्या है, OAPEC, अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का नाम है, ने तेल आर्थिक प्रतिबंध की घोषणा की थी। इस संगठन ने उन देशों को निशाना बनाया जो इजराइल का समर्थन करते थे। इजराइल का जो समर्थन करते थे उनको तेल की सप्लाई करना बंद कर दिया था। इससे तेल की कीमतों में लगभग 400% की वृद्धि हुई। मतलब तेल आसमान का दाम, मतलब तेल का जो दाम है वो आसमान छूने लगे थे। और क्या कह रहे हैं, भारत का तेल आयात 1972 में $414 मिलियन से बढ़कर 1973 में $900 मिलियन हो गया था। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ, जिसकी वजह से ये समस्या आई थी। फिर 1980 की बात किया जाए, ऑयल शॉक। इसमें देखते हैं क्या है। 1980 में दुनिया ने दूसरी बार ऑयल शॉक देखा, वही फिर से तेल की समस्या। कैसे, यह ईरानी क्रांति के कारण तेल उत्पादन में कमी के कारण हुआ था, ईरान की वजह से हुआ था। क्रांति के बाद ईरान इराक युद्ध के कारण यह और भी बढ़ गया, और इससे भारत के लिए भुगतान से संकट पैदा हो गया। जो भुगतान था वो करना पड़ा, जिसकी वजह से समस्या आई। अब कोविड-19 संकट। भारत के सामने मौजूदा आर्थिक संकट पिछले सभी मंदी के मुकाबले सबसे खराब है। इसमें सबसे खराब आप कह सकते कंडीशन हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उम्मीद है कि भारत की विकास दर में 5 से 6.8% तक की गिरावट आएगी, बहुत ज़्यादा कमी आएगी, जिसकी वजह से जो विकास दर है वो इवन निगेटिव में भी जा सकती है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, UNCTAD ने विश्व निवेश रिपोर्ट जारी किया है।
इसमें देखते हैं क्या है। 16 जून 2020 को व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने अपनी विश्व रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में एफडीआई का 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। 2019 में 9वां स्थान भारत ने प्राप्त किया था। अब प्रमुख तथ्य की बात किया जाए, इसकी मुख्य बातें क्या है भारत के लिए। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $42 मिलियन से बढ़कर 2019 में $51 मिलियन हो गया है। मतलब कि एफडीआई में वृद्धि हो रही है। एशिया के क्षेत्र में भारत शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के डिजिटल क्षेत्र में निवेश अत्यधिक आशाजनक था। डिजिटल क्षेत्र बोले तो आप यूँ कह सकते हैं मोबाइल में, नेटवर्किंग में, ये डिजिटल क्षेत्र हैं जिसमें निवेश सबसे ज़्यादा हुआ है। 2020 की पहली तिमाही में भारत के निवेशकों ने $650 मिलियन मूल्य के सौदे किए और अधिकांश सौदे डिजिटल क्षेत्र में हुए। $650 मिलियन के सौदे हुए टोटल, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो सौदे हुए वो किस में हुए? डिजिटल क्षेत्र में, मोबाइल और नेटवर्किंग के क्षेत्र में हुए हैं। अब आज के करंट अफेयर्स कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमने लिए हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिया है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए किया है और साथ ही साथ आर्थिक गतिविधि को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन सब मुद्दों पर बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी और 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में जो वर्चुअल बैठक हुई थी। कोविड-19 अमेरिका ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को 100 वेंटिलेटर की पहली खेप सौंपी है। कोविड-19 के लिए अमेरिका इस समय हेल्प कर रहा है इंडिया के लिए। 100 वेंटिलेटर की पहली खेप इंडिया को पहुंचा दिया गया है। एफडीआई की बात किया जाए तो यूएनसीटीएडी ने अंकटाड ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 जारी किया है। अभी हमने ऊपर इसके बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो अमेरिका 2019 में $251 बिलियन के साथ एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। सबसे ज़्यादा निवेश प्रत्यक्ष निवेश कर जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वो अमेरिका को अभी भी प्राप्त है। कितना है? $251 बिलियन और भारत को 9वां स्थान हासिल है। अभी हमने ऊपर इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो 2019 में $51 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ भारत विश्व का 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है। बिल्कुल। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक के बारे में अगर बात किया जाए तो वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक WCI पर भारत 43वें स्थान पर था। ऊपर हमने डिटेल में इसके बारे में पढ़ा। सिंगापुर ने 63 देशों की सूची में अपना शेष स्थान हासिल किया है। लगातार हमने लिस्ट बताया 4-5 स्थान शुरू के कौन से आपने हासिल किया है, किस कंट्री ने किस पोजीशन को हासिल किया है, आप ऊपर वीडियो को देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो उत्तर कोरिया ने अपने सीमावर्ती शहर केसोंग में अंतर कोरियाई संयुक्त संपर्क कार्यालय को नष्ट कर दिया है। ये उत्तर कोरिया ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 16 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। एंड क्वेश्चन पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 16 जून को।